हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। कस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और बीच में जैसे फाइनल के स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे होंगे तो जो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था आपको सेक्शन 13 to 24 वाला, उसके बाद बीच में एक रिफंड्स का टॉपिक है, लेकिन वो मैं बाद में कवर करूँगा। तो अभी हम वही फ्लो में चल रहे हैं जिसमें हमें होना चाहिए। और जो भी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड जितने भी सेक्शंस और टॉपिक्स हैं, पहले मैं वो प्रोसीजर्स कवर कर रहा हूँ, फिर हम ये रिफंड्स और वैल्यूएशन वो सब चीज़ों पे जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा। चलिए, अब टॉपिक नंबर 5 है प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्वेंसेस कैरिंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स। देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोला हुआ है। स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस हैं जिनकी हमने बात पहले भी की थी। आप डायरेक्टली उसके बाद वाले टॉपिक पे आ जाओ जहाँ पे कुछ और एक्सप्लेनेशन या कुछ डेफिनेशंस दे रखी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड अ स्टीमर एजेंट। अब देखें एग्जैक्टली ये स्टीमर एजेंट है क्या। हमने स्टार्टिंग में जो प्रोसीजर देखा था उसमें हम देख रहे थे कि जो शिप है या एयरक्राफ्ट हो सकता है, हम शिप का एग्जांपल ले रहे हैं, तो शिप का जो पर्सन इन चार्ज है जो उसे लेके आ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पोर्ट अथॉरिटी के पास एक डॉक्यूमेंट फाइल करे जिस डॉक्यूमेंट का नाम है इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इम्पोर्ट कार्गो मैनिफेस्ट या फिर इम्पोर्ट रिपोर्ट। अब ऐसा है कि पर्सन इन चार्ज अगर खुद ये काम नहीं कर सकता है तो उसके बिहाफ पे वो एक एजेंट को अपॉइंट करेगा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्टीमर एजेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्टीमर एजेंट। तो स्टीमर एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइल द इम्पोर्ट मैनिफेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन इन चार्ज। सिंपल, इतना ही कंसेप्ट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप अगर कभी भी कोई ऐसे एयरपोर्ट पे जाएं जो कस्टम एयरपोर्ट है जहाँ पे कस्टम वाले गुड्स का लैंड करना और टेक ऑफ करना अलाउ किया जाता है, तो वहाँ पे आपको ये नाम दिख जाएंगे। एक वेयरहाउस जैसा एरिया होगा, डेजिग्नेटेड पार्ट होगा पूरे एयरपोर्ट का, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का नाम लिखा होगा, एक वेयरहाउस जैसा रहेगा। तो जो भी गुड्स आते हैं पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते तब तक के लिए इनकी कस्टडी में वो गुड्स रहेंगे, एंड देन आप क्लियर करवा के लेके जा सकते हो। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट, कस्टम हाउस एजेंट्स। इनका दूसरा नाम है, दे आर ऑल्सो नोन एज कस्टम ब्रोकर्स। तो एक्चुअली में ये ऑथोराइज्ड एजेंट्स हैं। इम्पोर्ट का जो भी पेपर वर्क है, वो पेपर वर्क अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप इनसे प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। सारा पेपर वर्क करवा देंगे और जो भी इनका कमीशन और चार्जेस होते हैं वो ले लेंगे। एंड दे आर ऑथोराइज्ड, ये रिकग्नाइज्ड होते हैं इनके, दे आर लाइसेंस्ड एक्चुअली। तो उन्होंने एग्जाम्स क्लियर किए होते हैं, लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया होता है, और वो ऑथोराइज्ड होते हैं कि आपके लिए ये काम कर सकें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कस्टम हाउसेस। कस्टम हाउसेस का मतलब ये है वो डिपार्टमेंट पूरा कस्टम्स का, जहाँ पे उनके ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, ये वो सब मिला के पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ टुगेदर दे आर कॉल्ड अ कस्टम हाउस, जो क्लियरेंसेस का काम करके आपको दे रहा है, या फिर उन्हीं के थ्रू आप अपने गुड्स को क्लियर करवा के लेके जा सकते हो। कस्टम अथॉरिटी बेसिकली, और कुछ नहीं है। क्लियर। तो ये कुछ टर्म्स थे। अब कुछ सेक्शंस पे चलते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है, इट इज़ सेक्शन नंबर 29। यहाँ पे बात हो रही है उन कस्टम पोर्ट्स की या एयरपोर्ट्स की जो डिफाइंड है या डेजिग्नेटेड है एज अ कस्टम एयरपोर्ट या कस्टम पोर्ट। अगर कोई पर्टिकुलर फ्लाइट कोई कस्टम वाले गुड्स लेके आ रही है, तो कस्टम वाले गुड्स को लेके आना उसी एयरपोर्ट पे अलाउड है जो कस्टम एयरपोर्ट की डेफिनेशन में नोटिफाइड हो या कवर्ड हो। आप कस्टम वाले गुड्स को किसी नॉर्मल एयरपोर्ट पे जहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट का क्लियरेंस सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आप लेके नहीं आ सकते हो। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इमरजेंसी सिचुएशन हो, फ्लाइट में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड करना हो, और वो एयरपोर्ट पे कस्टम्स एयरपोर्ट वाली फैसिलिटीज़ नहीं है, क्लियरेंस का कोई सिस्टम नहीं है, तो भी आप लैंड कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। जैसे आप लैंड करोगे, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है और जो लोकल पुलिस है, ठीक है, पुलिस प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी, इनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। आपको एज अ पर्सन इन चार्ज ये ध्यान रखना है कि फ़्लाइट में जो भी सामान रखा हुआ है कार्गो का या कस्टम्स का, वो गुड्स वहीं रहे, सेफ़ रहे, और एयरपोर्ट के एरिया से बाहर नहीं जाए, कोई स्मगलिंग या ऐसा कुछ ना हो जाए। और जो क्रू मेंबर्स हैं या पैसेंजर्स हैं फ़्लाइट में, वो भी एयरपोर्ट की विसिनिटी या उसकी एरिया से बाहर ना जाए। ये सब चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको लेनी पड़ेगी? दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बी टेकन बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द वेसल और द एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें बताइए, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़े। सेक्शन 30 में इंपोर्ट मैनिफेस्ट की बात हो रही है। अब ये वो सेक्शंस हैं जहाँ पे आप सिर्फ हेड पॉइंट्स पे फोकस करेंगे,
तो लास्ट डे पे आपके पास टाइम बचेगा रिवीजन का। सब कुछ अंदर पढ़ने बैठ गए तो रिवीजन का टाइम कम पड़ जाएगा और पूरा सिलेबस आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान रखना है। अब जैसे बोला है कि भाई अराइवल जब भी आप आओगे वेसल लेके, एयरक्राफ्ट लेके, तो उससे पहले आपका ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट जो है वो फाइल हो जाना चाहिए। ये टाइमिंग की बात होती है। फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, या तो पर्सन इन चार्ज की या उसके बिहाफ पे उसके स्टीमर एजेंट की, वो भी हम देख चुके हैं। टाइम लिमिट देख लें, जैसे मैंने आपको बोला वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में बिफोर अराइवल, और व्हीकल के केस में बोला है कि आफ्टर अराइवल भी चलेगा विद इन 12 आवर्स। 12 आवर्स की डेडलाइन वो फॉलो करके चलना। तो इलेक्ट्रॉनिक फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, नॉर्मली जो ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट और ये सब जो फाइल होता है ये इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल किया जाता है आजकल, लेकिन अगर प्रैक्टिकली ये फिजिबल ना हो कि इलेक्ट्रॉनिकली हम फाइल कर सकते हैं तो उसके बदले पेपर वर्क भी किया जा सकता है, मतलब पेपर के फॉर्म में डॉक्यूमेंट को फाइल करना पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड ही अवेलेबल है, अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट देखें, पेनल्टी की बात हो रही है। अगर आपने ये मैनिफेस्ट वाले पॉइंट्स जो भी ऊपर बोले थे फॉलो नहीं किए एज अ पर्सन इन चार्ज, तो इस पॉइंट में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, एंड दैट पेनल्टी कैन बी अप टू 50,000 रुपीज़। तो ये अमाउंट है। MCQ के लिए 50,000 ध्यान रख लेना, और बाकी सब्जेक्टिव पेपर में फाइनल का एग्ज़ाम है तो उसमें भी एक पॉइंट की तरह आपने लिख के मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं। आपने अगर मैनिफेस्ट फाइल कर दिया और उसमें कुछ भी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है या कुछ पूरा चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी अलाउ किया है, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन उनको नहीं। और जो भी आप कंटेंट डिक्लेयर करोगे वो सच होना चाहिए, ये तो इम्प्लाइड था, ठीक है, डन। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। एक और कंसेप्ट आया जिसको बोलते हैं रोटेशन नंबर। अब रोटेशन नंबर का मतलब ये है कि जो भी वेसल, जो शिप जिसकी भी आप बात कर रहे हो, जो इंडिया में एक गुड्स को लेके आ रहा है, तो जो शिप आ रही है ना, जैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री से आ रही होगी, तो वो शिप इंडिया आ रही है, वापस जा रही है, फिर वापस आ रही है, तो एक ही साल में एक शिप के एक कंट्री में, अपने इंडिया में बहुत चक्कर लग सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। अब क्या होता है ना कि जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनके भी रूट फिक्स होते हैं कि इस रूट पे यही शिप जाएगी, इस कंट्री में हम ये शिप को ही भेजते हैं, तो उनके लिए मैनेजमेंट भी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट क्या करता है, ऐसे शिप्स को एक रोटेशन नंबर दे देता है कि भाई आप फर्स्ट टाइम आए हो इस कैलेंडर ईयर में हमारे कंट्री में, तो ये शिप का एक रोटेशन नंबर हम असाइन कर रहे हैं कि वापस जब भी ये वेसल या एयरक्राफ्ट इंडिया में आएगा तो आप जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करोगे ना उसमें ये रोटेशन नंबर मेंशन कर देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन सी शिप है या कौन सा एयरक्राफ्ट है। तो सिक्योरिटी के लिए भी ये चीज़ काम आएगी, दैट इज़ द ओनली रीज़न, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये रोटेशन नंबर इसे बोला जाता है, और ये एक कैलेंडर ईयर के लिए वैलिड होता है। फिर नया साल शुरू होगा ना, तो फिर आपको वापस से उसी वेसल के लिए नया रोटेशन नंबर इशू करवाना पड़ेगा। बस इतना ही पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चल रहे हैं, दैट इज सेक्शन 30 कैपिटल A। ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, अभी 3-4 साल हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और इसमें ये बोला कि भाई जो एयरक्राफ्ट आ रहा है, जो शिप आ रही है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो कस्टम वाले गुड्स लेके कोई फ़्लाइट अगर आ रही है तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। एक जो फ़्लाइट अपनी आ रही है वो पूरी कार्गो फ्लाइट है। अब कार्गो फ्लाइट में क्या होगा, सिर्फ कस्टम वाले गुड्स होंगे और जो क्रू मेंबर होगा वही होगा, पैसेंजर्स यहाँ पे नहीं होते। तो वो फ्लाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी वो नॉर्मल पैसेंजर सीट्स और वो सब नहीं होंगी, सिर्फ गुड्स स्टोर करने की जगह मैक्सिमम उन्होंने यूज़ की होगी। दूसरा जो है वो कंबाइंड हो सकता है, मतलब उसमें गुड्स रखने के लिए कार्गो सेक्शन भी है और बाकी का जो है पैसेंजर्स को बिठाने के लिए सीटिंग कैपेसिटी भी है। तो एरिया डिवाइडेड है, या फिर थोड़ा थोड़ा एरिया उन्होंने डिवाइड किया होगा कि इतना सेक्शन कार्गो है और बाकी का जो है उसमें पैसेंजर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे गुड्स भी आ रहे हैं, पैसेंजर्स भी आ रहे हैं और क्रू मेंबर्स भी आ रहे हैं, तीनों चीज़ें होंगी। तो बोला कि जो भी फ़्लाइट है जिस नेचर की भी है, सेक्शन 30A में बोला है कि अब जो पैसेंजर्स आ रहे हैं और जो क्रू आ रहा है ना, उनकी भी सारी डिटेल्स मैनिफेस्ट में फाइल करनी पड़ेंगी, जैसे आप गुड्स की डिटेल्स फाइल करते हो, ताकि लोग इलीगली हमारे कंट्री में एंटर ना करें, और अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो हमें पता चले कि भाई एग्जैक्टली आया कौन है। तो उनकी डिटेल्स देना भी ऑब्वियस है, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। डन, आगे बढ़ें, सेक्शन 31 देखें। हेड पॉइंट ओनली, इम्पोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड फ्रॉम वेसल अंटिल द एंट्री इनवर्ड्स इज ग्रांटेड। ये हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कुछ भी नया नहीं है। इम्पोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड अनलेस मेंशन्ड इन द मैनिफेस्ट। जो मैनिफेस्ट में लिखे हैं वही गुड्स आप पोर्ट पे उतार सकते हो, बाकी के नहीं उतार सकते। अगर कोई और कंट्री में लेके जा रहे हो उसके लिए कोई गुड्स हैं तो आप फिर उसको शिप के ऊपर ही रहने दो। लोडिंग अनलोडिंग एयरपोर्ट के या पोर्ट के उसी एरिया में होगा जो नोटिफाइड एरिया है कि हाँ मैं यहाँ कस्टम के गुड्स को हम उतार सकते हैं, वहीं पे आपको उसको उतारना रहेगा। क्लियर,
नेक्स्ट सेक्शन में बात हो रही है सेक्शन नंबर 34, गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड और लोडेड एक्सेप्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम्स ऑफिसर। ये भी ठीक है, सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर तो होना ही चाहिए, कौन से गुड्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो वेरीफाई तो करेंगे, उसके बाद ही आपको लोडिंग या अनलोडिंग अलाउ करने देंगे। अगेन हेड पॉइंट इज मोर देन इनफ। डन। आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन 35 पे। सेक्शन 35 में बात हो रही है उन गुड्स की जो वाटर बोन है। वाटर बोन वाले गुड्स में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट का भी नाम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ बोट नोट। अब बोट नोट की सिचुएशन क्या है, देखो पोर्ट के ऊपर जब गुड्स आ रहे हैं ना, या जो शिप आ रही है, तो बहुत बार ऐसी सब सिचुएशंस बन जाती है कि पोर्ट के ऊपर या तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और अभी बहुत सारे शिप्स हैं जिनके ऊपर से गुड्स अनलोड हो रहे हैं, उसके बाद आपका नंबर आएगा, तो जो अपनी शिप है ना जिसके ऊपर गुड्स आए हुए हैं, उसको आउटर एंकरेज पे पोर्ट से थोड़ा दूर रोक देते हैं सी में, और एंकर डाल के उसको रोक देंगे कि अभी आप बैठो आराम से, वो शिप जो आगे है उसको खाली होने दो, वो खाली होगी फिर आपका नंबर आएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे डील करने जा रहे हैं। अब अगर इस पर किसी का कंसाइनमेंट है आउटर एंकरेज वाली शिप पे, जो कंसाइनमेंट उसके लिए क्लियर करवाना बहुत ही अर्जेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में एक ऑप्शन रहता है उसके पास कि आप एक काम करो, वो शिप के ऊपर से आपके गुड्स का कंसाइनमेंट निकाल के एक बोट के ऊपर शिफ्ट कर दो और उस बोट को पोर्ट पे लेके आ जाओ जहाँ पे उसकी पार्किंग की स्पेस अवेलेबल हो, एंड वहाँ से आप उसको अनलोड करो। अनलोड करने के बाद उसको क्लियर करो और क्लियर करवा के लेके जाओ, सबसे सिंपल। अब यहाँ पे ये शिप से जो गुड्स बोट पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो शिप वाले ने जो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फाइल किया होगा, फिर उस चीज़ का उसको ध्यान रखना है कि इसमें से कितने गुड्स वो बोट पे गए। तो बोला कि जितने गुड्स वो बोट पे शिफ्ट करेगा उसका एक बोट नोट बना के देगा कि भाई मेरी शिप पे से इतने गुड्स मैंने ये बोट नोट के थ्रू इस बोट के ऊपर पास ऑन किए हैं, ताकि डॉक्यूमेंटेशन में बाद में कोई मिसकैलकुलेशन ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। तो ऐसे गुड्स को हम वाटर बॉर्न गुड्स बोलते हैं जो अभी पानी में रुके हुए, और जब उनको छोटी बोट पे शिफ्ट करके पोर्ट पे लाया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ बोट नोट। डन। चलो आगे बढ़े। सेक्शन 36 में भी कोई नई सिचुएशन आ रही है आपके लिए। यहाँ पे बात हो रही है हॉलीडेज़ की। अब देखो पोर्ट पे जो हॉलीडे होती है वो बैंक हॉलीडे की तरह नहीं होती, बिकॉज बैंक्स में हम देखते हैं मैक्सिमम हॉलीडेज़ मिलती है। बहुत सारे फेस्टिवल्स की हॉलीडे पोर्ट पे बैंक में वो लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर पोर्ट के सिस्टम को या उसके एडमिनिस्ट्रेशन को हम बैंक हॉलीडे के हिसाब से चलाएंगे, तो आप सोचो साल में कितने दिन पोर्ट बंद रहेगा। और एक दिन पोर्ट बंद रहना मतलब उस दिन का सारा गुड्स का जो भी लोडिंग अनलोडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो सारा अगले दिन पे कैरी फॉरवर्ड होगा, और इससे हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो इसके लिए बोला है कि हॉलीडेज़ जो है पोर्ट की अलग होती है, और वो CBIC की वेबसाइट पे उन्होंने पहले ही डिक्लेयर किया होता है। जैसे आप देखते हो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है, स्टॉक मार्केट भी हर फेस्टिवल पे बंद नहीं होता है, कुछ मेजर फेस्टिवल्स पे बहुत लिमिटेड दिन के लिए बंद होता है। फिर जो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस होती है उनमें भी ऐसा होता है, उनके हॉलीडेज़ भी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, अच्छा जिस दिन हॉलीडे है CBIC ने हॉलीडे डिक्लेयर कर रखी है, अगर उसी दिन आपका कंसाइनमेंट या आपकी शिप पोर्ट पे आती है और आपको अगर उसी दिन क्लियर करवाने की जल्दी हो, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतने आपके शिप के चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो आप पहले से एक एप्लीकेशन दे के पोर्ट को ओपन रखवा सकते हो लीगली अपने लिए, खुद के लिए। तो उसके लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, चार्जेस देने पड़ेंगे, एंड लीगली ये चीज़ पॉसिबल होगी कि आप पोर्ट उस दिन ओपन रखवा के अपना कंसाइनमेंट, अपने गुड्स जो है वो क्लियर करवा लो। डन, ये समझ में आ गया। तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सेक्शन 36 सिर्फ इतना ही बता रहा है कि हॉलीडेज़ के केस में क्या क्या हो सकता है। लास्ट दो सेक्शन है इस पार्ट के, दैट इज सेक्शन 37 एंड 38। ये पावर मिला है टू द अथॉरिटीज़, कस्टम अथॉरिटीज़। अगर कोई शिप पोर्ट पे आई है तो उस शिप के ऊपर जाके कन्वेंस के ऊपर बोर्ड करके उसको चेक करना, ये पावर रहेगा 37 में, अगर उनके पास ऐसा कोई रीज़न है तो। दूसरा, अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो भी डिपार्टमेंट कर सकता है, और आप ऑफिसर्स को ये सब चीज़ों से डिनाई नहीं कर सकते अपना काम करने से। छोटी से छोटी बात भी सेक्शन में लिख दी है, ताकि बाद में अगर वो बोर्ड कन्वेंस पे आ रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप हमारी शिप में एंटर करो। तो भाई सेक्शन 37 में अथॉरिटी है, जाके पढ़ लो, क्लियर हो गया। तो ये सारे राइट्स कहीं ना कहीं ऑफिसर्स के पास होना बहुत ही नेसेसरी है। डन, चलो आगे बढ़ें। ये समरी है, पूरा फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हो, जो पीछे पढ़ाया है उसी का पॉइंट है, उसमें मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब जैसे ये इंपोर्ट के सेक्शंस थे ना, वैसे ही आगे एक्सपोर्ट के सेक्शंस भी हैं। मैं अब इसको वापस नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ 1 to 1 आपको कंपेयर करवा रहा हूँ, तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि कुछ खास है नहीं। एक्सपोर्ट में भी सेक्शन 39 देख लो, गुड्स तभी लोड हो सकते हैं वेसल के ऊपर जब तक एंट्री आउटवर्ड्स ग्रांट ना कर दी जाए।
गुड्स आते हैं तो एंट्री इनवर्ड होती है, जाएंगे तो एंट्री आउटवर्ड होगी। इम्प्लाइड है, यहाँ लोडिंग हो रहा है वहाँ अनलोडिंग होता है, एग्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ पे भी प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट रिपोर्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट भी सेम वे में पास करना ज़रूरी है, एग्जैक्टली सेम सेक्शन। जो पैसेंजर्स जा रहे हैं, जो क्रू मेंबर जा रहा है, उसके लिए भी 41A में मैनिफेस्ट का प्रोविज़न सेम रखा है जैसे इंपोर्ट के केस में 30 कैपिटल A में रखा था, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम के दिन पे भी इसको वापस नहीं पढ़ना है। और वही जो क्लियरेंस ऑर्डर की बात हो रही थी, वो क्लियरेंस ऑर्डर मिलेगा यहाँ 42 में, और फिर आप कन्वेंस को पोर्ट से लेके जा सकते हो। तो ये लास्ट ऑर्डर होता है जिसके बाद क्लियर हो सकता है। अब कुछ एग्जेम्पशंस की बात की है सेक्शन 43 में, तो मैं डायरेक्टली उस पर आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे बोला है कि वो शिप या वो व्हीकल्स या वो वेसल जो सिर्फ पैसेंजर्स को और उनके लगेज को लेके आ रहे हैं, उनके लिए सारे सेक्शन के क्लियरेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कस्टम वाले कोई गुड्स लेके ही नहीं आ रहे। तो ऐसा है कि जो पैसेंजर्स घूमने गए थे वो वापस आए हैं, उनका लगेज आ रहा है साथ में, कोई कार्गो वाले गुड्स नहीं है। दूसरा, सरकारी वेसल्स या फॉरेन गवर्नमेंट के वेसल्स या फिर ऐसी शिप या एयरक्राफ्ट जिनको इमरजेंसी के लिए इंडिया में लैंडिंग अलाउ किया गया हो, उनको ये सारा बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट बिल, ये वो डॉक्यूमेंटेशन, मैनिफेस्ट, ये सब फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उनके लिए कुछ और अलग से प्रोसीजर्स इमरजेंसी वाले हो सकते हैं। तो ये एग्जेम्पशन को आपको थोड़ा सा लॉजिकली रिलेट करना है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया, पूरा टॉपिक क्लियर है। अब नेक्स्ट जो बात होने वाली है सेक्शन 45 है, 46 है, ये पूरा आपका बिल ऑफ एंट्री का कंसेप्ट है। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करूँगा, अभी आज मैं इसको शुरू नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये सेक्शन 49 तक का पूरा एक ब्लॉक है। तो एक लेक्चर मुझे इसके लिए चाहिए, फिर इस पर शिपिंग बिल के भी प्रोविजंस है। एक और लेक्चर अपने करेंगे जहाँ पे सिर्फ बिल ऑफ एंट्री की बात होगी, एंड ऐसे ही करते करते हम आगे के टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारी चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। अगर आप एक बार इसको रीड कर लेंगे तो जो भी और डाउट्स निकलेंगे वो भी आप लेके आ सकते हैं, एंड देन उसको भी हम डिस्कस करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ बिल ऑफ एंट्री। सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।